हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। सो अगेन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हमारा हिंदी का पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए आपके लिए। देखेंगे कितना स्कोर कर पा रहे हैं हम, कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आएगी आपको तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न बिना टाइम वेस्ट किए। पहले प्रश्न में हमसे पूछा है निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं है। अगर आपको पता है पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, तो आप इसका समानार्थी शब्द क्या नहीं है वो बता सकते हैं। तो हमें पता है पक्षी का जो पर्यायवाची होता है वो अंडज भी होता है, पखेरु होता है और नभचर भी होता है। लेकिन पक्षी का पर्यायवाची निशाचर नहीं है। निशाचर किसका पर्यायवाची है? ये दैत्य का है या राक्षस का पर्यायवाची है। इसके और भी जो समानार्थी शब्द होते हैं वो तमिचर और इसको धनुज भी कहते हैं, ठीक। तो निशाचर का पर्यायवाची भी आप याद रखेंगे, दैत्य, तमिचर, राक्षस, धनुज आदि, ठीक। ये दैत्य का पर्यायवाची है। तो हमारा सही विकल्प ऑप्शन जो चौथा है हमारा वही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताएंगे क्या होगा। सर जमा वोत्तम होगा या सर्वो जमा तम होगा या सर्व जमा उत्तम होगा या सर्वोत्त जमा म होगा। बताएंगे कौन सा संधि विच्छेद होगा सर्वोत्तम का। तो इसका एकमात्र सही विकल्प होगा तीसरा, सर्वजमा उत्तम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुण संधि है, अ और उ का मेल हुआ है और क्या बना है, ओ बना है। अजमा उ बराबर ओ, सर्वोत्तम, ठीक। तो यहाँ पे गुण संधि है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पशु का विशेषण क्या होगा। पाश्विक होगा, पारस्परिक होगा, पौरुषेय होगा या पाक्षिक होगा। पशु का विशेषण क्या होगा बताएंगे। तो पाश्विक जो है ये पशु का विशेषण है। पशु क्या है, विशेष्य है, और पाश्विक इसका विशेषण होगा। परस्पर का पारस्परिक होगा, पुरुष का पौरुषेय होगा और पक्ष का पाक्षिक होगा। तो ये सारे विकल्प अनुचित है, ठीक। पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा है निम्न वाक्यों में से अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण की पहचान कीजिए। आपको अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण की पहचान करना है, इसको सही कर लीजिएगा, कीजिए। पहला है हमारा विकल्प सुशील अधिक उदंड बालक है, या मनोरमा ने पिघली हुई आइसक्रीम खा ली, या वह आज रात्रि 10 बजे आएगा, या कविता बहुत अच्छी कहानी लिखती है। आपको इसमें अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसको हमने गु सन पसा से याद किया था। गु सम पसा, गु सम पसा जो है हमारा पहला, जैसे गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इन चारों को हमने इस प्रकार याद किया हुआ था, ठीक। तो अभी आपसे यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण का अवस्था बोधक है उससे आपसे प्रश्न है कि कौन सा है इसमें ऑप्शन सही। तो इसमें जो होगा सेकेंड ऑप्शन, मनोरमा ने पिघली हुई आइसक्रीम खा ली, ये हो जाएगा अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण। वाक्य में आइसक्रीम की अवस्था परिवर्तित हुई है, अतः यह वाक्य अवस्था बोधक गुणवाचक विशेषण है, ठीक। तो एकमात्र हमारा सही विकल्प दूसरा है। सुशील अधिक उदंड बालक है, जो पहला विकल्प हमारा है सुशील अधिक उदंड बालक है, ये है दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। इसमें बालक को उदंड बताया गया है। वह आज रात्रि 10 बजे आएगा, आज रात्रि 10 बजे आने की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे कालबोधक गुणवाचक विशेषण है। और कविता बहुत अच्छी कहानी लिखती है, यहाँ पे उसकी कहानी क्या कैसा लिखती, अच्छी लिखती है, मतलब कि उसके गुण की बात हुई। गुणबोधक गुणवाचक विशेषण यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है।
एक बार गुणवाचक जो विशेषण होता है उसकी परिभाषा एक बार समझ लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, इन सब चीजों का बोध कराए, वहां पे क्या होता है, हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, सीता या किसी का भी नाम ले लीजिए, गीता बहुत अधिक बातूनी लड़की है, या बहुत अच्छा संगीत सुनाती है, गाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, उसके गुण की बात हो रही है कि बहुत अच्छा संगीत गाती है, वहां पे गुणवाचक विशेषण हमारा होता है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो कौन सा शुद्ध है, ये अगर आप चयन कर लेते हैं तो अशुद्ध कौन सा है ये आपको पता चल जाएगा अपने आप। पहला ऑप्शन है, भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। दूसरा, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तीसरा, आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। और चौथा है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? आपको इसमें अशुद्ध वाक्य चयनित करना है, कौन सा है? तो यहाँ पे एकमात्र सही विकल्प है हमारा, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। इस वाक्य में अशुद्धि है, तो सेकेंड विकल्प हमारा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा, असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आपको बताना है कि असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटों में कंजूसी करना, या सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, या स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना, या चौथा ऑप्शन है, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। बताएंगे? तो इसका होगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे में कंजूसी दिखाना, इसका अर्थ होगा असरफिया लूटे और कोयले पर मोहर का। ओके, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? आपको बताना है कि रचनाकार और उनकी रचना का कौन सा युग्म गलत है। तो सबसे पहले सही क्या है, आप वो हटा लेंगे। बाणभट्ट कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद लोकायतन, या वात्स्यायन कामसूत्र, या मुंशी प्रेमचंद्र गोदान। तो जो लोकायतन है ये जयशंकर प्रसाद जी की नहीं बल्कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो हमारा सही विकल्प दूसरा है। बाणभट्ट जो है उनकी है कादम्बरी और हर्षचरितम, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हमें पता है, प्रेम पथिक है, आंसू है, लहर है, झरना है, कंकाल, तितली, इरावती, उर्वशी, सज्जन, ये सारे क्या हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कौन कौन सी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोदान तो है ही। उसके बाद सेवा सदन है, कर्मभूमि है, निर्मला है, प्रतिज्ञा है, गबन, ये सारे क्या हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो जैसा कि हमने एक वीडियो भी बनाया था वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसमें हमने बहुत सारे वाक्यांश जो हैं उसको कराए थे, उसके लिए एक शब्द क्या होगा उस पर हमने चर्चा किया हुआ था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार से जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है एक शब्द कौन सा सही नहीं है वाक्यांश के लिए। गिरने से कुछ ही बची इमारत, यानी कि ध्वंसावशेष। ओके, दूसरा है पूर्णिमा की रात कुहू, और तीसरा है शिव का धनुष पिनाक, और चौथा है ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो ऊसर। तो हमें पता है जो ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो उसे ऊसर कहते हैं। शिव का धनुष पिनाक, गिरने से कुछ ही बची इमारत क्या होती है, ध्वंसावशेष होती है। लेकिन पूर्णिमा की रात कुहू, ये जो विकल्प है ये सही है। पूछा हमसे गलत है लेकिन उत्तर हमारा क्या है, सही है यही। ठीक, इसके लिए जो उचित शब्द होगा वो क्या होगा, पूनम होगा, पूर्णिमा की रात पूनम। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, निम्न में से विलोम शब्द युग्म छाटिए। आपको इसमें अब क्या करना है, विलोम शब्द युग्म छाटना है। अचार, अचार, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, उसके बाद केसर, केसर, कोस, कोस। तो ये साफ ही हमें पता है कि ये विलोम शब्द गलत है। एकमात्र सही विकल्प क्या है हमारा, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, सेकेंड ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है, चली मैं खोज में पिए की, मीठी नहीं सोच यह जिए की, रहे नित पास ही मेरे, न पाऊं यार को हेरे। उपर्युक्त पंक्तियां जो है किसकी हैं? विद्यापति जी की हैं, कबीर जी की हैं, अमीर खुसरो जी की हैं या जैसी जी की हैं? आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं, बताएंगे? तो इसका ये जो है ये कबीर जी की पंक्तियां हैं। ओके, और इनका बीजक आपको पता ही होगा, और जैसी जी का पद्मावत भी आप ध्यान में रखेंगे, रचनाएं जो हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का अनिकार्थक शब्द क्या होगा? धर्म का अनिकार्थक शब्द आपको बताना है, सोना होगा, स्वभाव होगा, खरल होगा या वस्तु होगा। तो जो धर्म का अनिकार्थक शब्द है वह है स्वभाव। ठीक है, इसके और भी अनेकार्थक शब्द प्रकृति हो जाएगा, स्वभाव तो होगा ही, कर्तव्य, ये सभी क्या है, ये धर्म के अनेकार्थी शब्द हैं। उसके बाद जो है ये संप्रदाय भी कभी कभी धर्म के लिए ये शब्द, इस शब्द का भी प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? तो हमने बहुत बार ये चीजें डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को, ये हमने 50 बार पढ़ा हुआ है चैनल पर, हर एक वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। संबंध जो होता है काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ये सभी क्या है? कारक के भेद और उनकी विभक्तियां हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछता है कि रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? आपको बताना है कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो हमने ये भी चीज समझा हुआ था, जहां पे कारक आता है वहां पे हमारा कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। इस चीज को भी आप कहीं नोट कर लेंगे, तत्पुरुष समास होगा। ठीक, उसके बाद लेकिन हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? संप्रदान हो, तो संप्रदान में क्या होता है? को या के लिए होता है, तो संप्रदान होगा नहीं। उसके बाद संबंध में क्या होता है? काकी के रारी रे, तो यहाँ पे रोग पीड़ित को अगर आप समास विग्रह इसका करेंगे तो क्या होगा? रोग से पीड़ित होगा, तो क्या आएगा? यहाँ पे से आएगा। आपको पता है से किस में आएगा? एक तो करण में आएगा और दूसरा अपादान में आएगा। तो संबंध नहीं होगा, अधिकरण नहीं होगा। अगर यहाँ पे अपादान रहता है तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन है ही नहीं, तो हमारा सही विकल्प आ जाता है करण। अपादान अगर आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपादान जब से का प्रयोग होता है वहां पे किसी चीज से अलग होने की बात होती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो रहा है? पेड़ से जो पत्ते हैं वो अलग हो रहे हैं, अलग होने के संबंध में से का प्रयोग हुआ है, तो वहां पे अपादान कारक होता है। ओके, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है आपको बताना है। संग है, परंतु है, तुम है या मेरा है? तो परंतु जो है दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है, ये समुच्चय बोधक शब्द है। ओके, शब्द मानसिक में कौन सा प्रत्यय होगा? हमने प्रत्यय उपसर्ग भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो आपको बताना है कि मानसिक में कौन सा प्रत्यय होगा जो प्रयुक्त होगा। इसमें इक होगा, क होगा, एक होगा या सिक होगा। तो जो मानसिक है उसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भवन भुवन युग्म का अर्थ है क्या है? घर है, सुंदरबन है या घर विश्व है या घर गजत है या मकान संसार है? बताएंगे कि कौन सा अर्थ होगा। तो भवन जो है इसका अर्थ क्या होता है? हमें पता है इसका अर्थ मकान होता है, और भुवन इसका होता है संसार। तो चौथा विकल्प जो हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है गद्यांश का प्रश्न, हमसे पूछा है। सबसे पहले तो क्या करेंगे? गद्यांश पढ़ेंगे। आप ये गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। ओके, चीन में सन 630 के पतझड़ का मौसम था। ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं हम। आप एक बार पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके रोक के पढ़ लेंगे। मैंने पढ़ा हुआ है, तो सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर इतना लंबा ये हम पढ़ने लगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको भी दिक्कत होगी। चीन में किस सन में पतझड़ का मौसम था? अभी पहले लाइन में हमने पढ़ा, कब था? सन जो हमारा 630 कहाँ पे है विकल्प में? तीसरे ही विकल्प में हमारा
आंसर है। ठीक, तो ऐसे आप आंसर ढूंढ सकते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रत्यय उपसर्ग या लिंग के होते हैं, तो आप बिना गद्यांश पढ़े भी आप वो सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार से वो चेक कर लेंगे आप कि कहाँ पे प्रत्यय उपसर्ग के क्वेश्चन पूछे हैं, लिंग के भी पूछे रहते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने कराया था, उसमें लिंग और प्रत्यय दोनों था, तो हमें उसके लिए गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा प्रश्न पूछा है, ह्वेनसांग को पर्वत पर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हुए क्या हुआ? तो आप गद्यांश पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे ही आराम से आंसर मिल जाएगा कि ह्वेनसांग को जब पर्वत पर कदम बढ़ाने की कोशिश करते हुए वहां पर एक तेज बवंडर आया था। ठीक, अगले क्वेश्चन में पूछा है गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो गद्यांश पढ़े बिना तो हमें पता चलेगा नहीं कि इसका उचित शीर्षक क्या होगा। उसके लिए तो हमें गद्यांश पढ़ना पड़ेगा ही। तो आप पढ़ेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा ह्वेनसांग की पर्वत यात्रा। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल ही सही है। और अगले प्रश्न में हमसे पूछा है ह्वेनसांग ने किस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वहां पहुंच नहीं सके। तो जब हम गद्यांश पढ़ेंगे यहाँ पे यही लाइन हमें मिलता है, उन्हें लगा कि देवी पर्वत सुमेरु महान समुद्र के मध्य में से उभरा। सुमेरु पर्वत सोना चांदी रत्नों और जवाहरातों का बना हुआ सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, यहाँ से आप पढ़ेंगे, उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा लेकिन उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरों ने उनकी कोशिश क्या की, नाकामयाब कर दी। मतलब कि कौन सा पर्वत उन्होंने चढ़ने की, कौन से पर्वत पे कोशिश की थी लेकिन वहां पे नहीं नहीं पहुंच सके थे। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सुमेरु पर्वत। ठीक, पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछा है ह्वेनसांग ने किस पर्वत को देखा? अभी हमने पढ़ा है जो लाइन, हमें पता है किस पर्वत को देखा, सुमेरु पर्वत को। पहला विकल्प हमारा सही हो जाता है। ओके, क्लियर है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, अच्छा लगा हो पढ़ने में, कुछ सीखा हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।